हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए आज डिस्कस करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट इशू। आपने अगर हिंदू आर्टिकल में देखा है तो एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आया है हिंदू में, व्हाट आर आरबीआई रेगुलेशंस ऑन ग्रीन डिपॉजिट्स। जो ग्रीन डिपॉजिट्स हैं उस पे आरबीआई के रेगुलेशंस क्या होने वाले हैं, देखते हैं क्या होते हैं ग्रीन डिपॉजिट्स, आरबीआई का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होने वाला है और क्या इस डिपॉजिट से जो डिपॉजिट कर रहा है उसे कोई फ़ायदा है या नहीं है, कैसे एश्योर किया जाएगा कि जो पैसा ग्रीन डिपॉजिट है वो उसी लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें आर्टिकल में इसको हम देख लेते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप मेंस में किसी भी आंसर को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, इनको आप आराम से मेंशन कर सकते हैं, शॉर्ट में समझ लीजिए। लास्ट मंथ आरबीआई came up with a regulatory framework for banks to accept green deposits from customers। पिछले मैंने बता दिया कि आप कस्टमर्स अगर ग्रीन डिपॉजिट्स रखना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अंडर द न्यू फ्रेमवर्क बैंक्स कैन एक्सेप्ट ग्रीन डिपॉजिट्स, विल हैव टू डिस्क्लोज मोर इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ दे इन्वेस्ट द डिपॉजिट्स। मैंने चाहा कि मैं ये 10,000 रुपये जमा करना चाहता हूँ एज ग्रीन डिपॉजिट्स, तो अब कंडीशन ये निकल के आ रही है कि बैंक्स को ये भी बताना पड़ेगा मेरे 10,000 रुपये ग्रीन डिपॉजिट मुझे ले तो लिए और सर्टिफिकेट दे दिया कि ग्रीन डिपॉजिट है। कंडीशन ये है कि ये ग्रीन डिपॉजिट वहीं खर्च होना है जहां ग्रीन एनर्जी डेवलप हो रही है, जहां नॉन ग्रीन है वहां इस्तेमाल नहीं हो सकता, फॉसिल फ्यूल वाले प्रोडक्ट में इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये पैसा वहीं उसी को फाइनेंस किया जाएगा जहाँ ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो अब बैंकों पर ये कंडीशन भी है कि वो बताते रहेंगे कि कैसे कैसे ये जो ग्रीन डिपॉजिट है ये ग्रीन एनर्जी के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है। अब आती है बात कि ग्रीन डिपॉजिट्स होते क्या हैं। ग्रीन डिपॉजिट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर डिपॉजिट्स। हम जो बैंक में डिपॉजिट करते हैं पैसा वही होता है। द ओनली मेजर डिफरेंस इज दैट द बैंक्स प्रॉमिस टू ईयर मार्क द मनी दैट दे रिसीव एज ग्रीन डिपॉजिट्स टुवर्ड्स इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स। मतलब बैंक एक हमको एश्योर करेगा कि ये जो आप 10,000 रुपये दे रहे हैं ग्रीन डिपॉजिट, ये उन्हीं प्रोजेक्ट्स में हम इस्तेमाल करेंगे, उन्हीं प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर ग्रीन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल कोई आता है कि हम सोलर पैनल की कंपनी बनाने जा रहे हैं जिससे ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो सोलर कंपनी को लोन देना है तो हम इस पैसे से दे सकते हैं, इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई कहता है कि हम ऑटोमोबाइल कंपनी बनाने जा रहे हैं, डीजल इंजन बनाएंगे, उसके लिए लोन चाहिए, उसमें ग्रीन डिपॉजिट्स इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो अब बैंक को ये बताना पड़ेगा कि ये जो पैसा है ये आप इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में ही देंगे। फॉर एग्जांपल ए बैंक में प्रॉमिस दैट ग्रीन डिपॉजिट्स विल बी यूज्ड टुवर्ड्स फाइनेंसिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड फाइट क्लाइमेट चेंज। मतलब ये पैसा वहीं इस्तेमाल हो सकता है जहाँ वातावरण या इन्वायरमेंट को फ़ायदा होने वाला है। ए बैंक में ऑल्सो अवॉइड यूजिंग ग्रीन डिपॉजिट्स टू इन्वेस्ट इन फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट्स दैट आर कंसिडर्ड हार्मफुल। जैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए कोई कंपनी आती है, मारुति उद्योग आ जाती है, प्राइवेट कंपनी आती है कि हमको एक्सपेंशन करना है, नया प्लांट लगाना है गुजरात में या राजस्थान में और कारें बनाएंगे डीजल इंजन वाली, हमको लोन चाहिए, तो वहाँ ग्रीन डिपॉजिट इस्तेमाल नहीं हो जाएंगे। ए ग्रीन डिपॉजिट इज जस्ट वन प्रोडक्ट इन द वाइड एरे ऑफ अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सच एज ग्रीन बॉन्ड्स, ग्रीन शेयर्स दैट हेल्प इन्वेस्टर्स पुट मनी इनटू एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स। मतलब ये डिपॉजिट्स आर डिफरेंट फ्रॉम और भी इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे ग्रीन पैसा इकट्ठा किया जा सकता है ताकि इसका इस्तेमाल इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट में होना चाहिए। अब आरबीआई का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो क्या कहता है। आरबीआई फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट्स लेज डाउन सर्टेन कंडीशंस। आरबीआई कहता है कुछ कंडीशंस हैं वो बैंक्स को फुलफिल करनी पड़ेंगी अगर वो ग्रीन डिपॉजिट्स कस्टमर्स से लेता है। सबसे पहले तो बैंक्स विल हैव टू कम अप विद ए सेट ऑफ रूल्स और पॉलिसीज approved by their respective boards that need to be followed while investing green deposits from customers। हर बैंक का बोर्ड पॉलिसीज रूल्स बना के देगा जो कि कैसे ये ग्रीन डिपॉजिट्स इन्वेस्ट होंगे प्रोजेक्ट्स में, उसके नियम बनाने पड़ेंगे। These rules need to be made public on the bank's website। बैंक की वेबसाइट पे आपको ये सारे रूल्स पब्लिश करने पड़ेंगे ताकि कस्टमर जान पाए कि इनकी क्या पॉलिसी है ग्रीन इन्वेस्टमेंट की। And banks will also have to disclose regular information about the amount of green deposits received and how deposits are allocated to it। जो पैसा आया है, कितना आपने कहाँ लगाया है, किस ग्रीन प्रोजेक्ट में लगाया है, ये भी आपको ओपनली वेबसाइट पे बताना पड़ेगा। ग्रीन प्रोजेक्ट्स, ठीक है।
एंड द इम्पैक्ट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट ऑन एनवायरनमेंट, और जो ये पैसा खर्च हो रहा है इसका इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा क्या हो रहा है। तो मतलब अगर आपने ग्रीन डिपॉजिट के सर्टिफिकेट पे पैसा लिया है किसी से, तो आप उसे कैसे खर्च कर रहे हैं, किस प्रोजेक्ट में खर्च किए हैं, और इस ग्रीन डिपॉजिट के खर्च होने से जो लोन आपने दिया है उस पर एनवायरनमेंट पे कितना फ़ायदा आ रहा है ये भी बताना पड़ेगा। थर्ड पार्टी का ऑडिट भी होगा। ए थर्ड पार्टी विल हैव टू वेरीफाई द क्लेम्स मेड बाय द बैंक्स रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट्स इन विच बैंक्स इन्वेस्ट देयर ग्रीन डिपॉजिट्स एज वेल एज द सस्टेनेबिलिटी क्रेडेंशियल्स ऑफ दीज बिजनेस प्रोजेक्ट्स। मतलब एक थर्ड पार्टी ऑडिट करेगी, क्या बैंक कह रहा है कि हमारे ग्रीन डिपॉजिट्स जो हमने लोन दिए हैं उससे फ़ायदा हो रहा है, तो वो ऑडिट भी किया जाएगा। RBI has come up with a list of sectors that can be classified as sustainable and eligible for green deposits. RBI ने लिस्ट जारी कर दी है कि कहाँ कहाँ जो बैंक्स हैं ग्रीन डिपॉजिट्स दे सकते हैं, जैसे कि ओबियसली रिन्यूएबल एनर्जी वाले हैं, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ओशन थर्मल एनर्जी है, वेस्ट मैनेजमेंट है, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन है, एनर्जी एफिशिएंसी है, एफॉरेस्टेशन है। मतलब ये जितने काम हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, वहीं पे जा सकता है, इन्हीं पे ये पैसा दे सकते हैं। मतलब बैंक के ऊपर पाबंदियां भी हैं कि आप हर एक कोई पैसा नहीं दे सकते। बैंक्स विल बी बार्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग ग्रीन डिपॉजिट्स इन बिजनेस प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग फॉसिल फ्यूल्स, न्यूक्लियर पावर, टैबैको, गैम्बलिंग, पाम ऑयल, हाइड्रो पावर जनरेशन। आपको याद क्या रखना है कि ग्रीन डिपॉजिट्स, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि द लोन्स इन्वॉल्विंग ग्रीन डिपॉजिट्स कैन बी यूज फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, न्यूक्लियर पावर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो याद रखेंगे न्यूक्लियर पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को ग्रीन एनर्जी नहीं माना जा रहा है, ये नहीं आते हैं उस लिस्ट में जो RBI ने की है। ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत आ जाते हैं, तो ये बार्ड है, यहाँ पर नहीं इस्तेमाल कर सकते। न्यू सेट ऑफ रूल्स आर एम्ड एट प्रिवेंटिंग ग्रीन वॉशिंग विच रिफर्स टू, ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है दिखा रहे हैं कि हम ग्रीन कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली होता कुछ और है, which refers to making misleading claims about positive environment impact of an activity. For example, a bank may advertise that their green deposits will have a huge positive impact on the environment, जबकि ऐसा बताया ज़्यादा और कुछ भी ना हो। A bank could also invest in projects that are not environment friendly, perhaps because such projects are offered. और बैंक ये कर सकते हैं ग्रीन डिपॉजिट्स ले लें और कहीं और इस्तेमाल करते ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल जाए, तो ये सब नहीं हो सकता। अब ये जो ग्रीन डिपॉजिट देने वाले लोग तो हम और आप हैं, हम अपना पैसा जमा करेंगे तो क्या हमको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा इस पे? तो देखिए, विल द ग्रीन डिपॉजिट्स हेल्प डिपॉजिटर्स, इन्वेस्टर्स इन द एनवायरनमेंट? डिपॉजिटर्स हु केयर अबाउट एनवायरनमेंट मे गेट सम सेटिस्फैक्शन फॉर इन्वेस्टिंग देयर मनी इन एनवायरमेंटल फ्रेंडली सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। उनको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एथिकल सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि जो मैं पैसा दे रहा हूँ ये ग्रीन एनर्जी में इस्तेमाल हो रहा है, ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल हो रहा है। मतलब इथिक्स में चाहे तो इस पॉइंट को इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्लाइमेट इथिक्स क्या होनी चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि अपना पैसा हम ग्रीन डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो एश्योरेंस हो जाती है कि वो वातावरण को बचाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हाउएवर देयर आर चैलेंजेस फॉर द रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स इन विच ग्रीन एनर्जी फंड्स कैन बी इन्वेस्टेड बाय बैंक इज लिमिटेड बाय डिजाइन। When it comes to protecting the environment, green investing enthusiasts believe that putting money into green projects may be one of the best ways to help the environment. आप इन्वायरमेंट को इनडायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ग्रीन डिपॉजिट कर दीजिए अपना पैसा। Critics, however, argue that green investment products are often just a way to make investors feel good about themselves and that these investments don't really do much to the environment. दूसरा पहलू यह है कि ये दिखाया जा रहा है ग्रीन है और जिससे हमको एक सेटिस्फेक्शन रहे कि हम अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं टुवर्ड्स अ क्लीनर क्लाइमेट, जबकि एक्चुअल कुछ ऐसा नहीं हो सकता है। नोटेड उन्होंने कहा है, नोटेड फाइनेंस एक्सपर्ट ने कहा है, कॉल्स ग्रीन इन्वेस्टिंग ए फील गुड स्कैम दैट एनरिचेस ओनली कंसल्टेंट्स। मतलब ये कह रहे हैं कि जब तक इसे पुख्ता नहीं बनाएंगे तब तक बैंक से एक स्कैम के तौर पे कि हमको ये सेटिस्फेक्शन है कि हम पैसा अच्छी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकंड, इन ए कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड वेयर any action involves second order effects that are difficult to see, it can extremely hard to know if the project is really environment sustainability. अब ऑब्जेक्टिविटी लाना बड़ा मुश्किल है कि ये जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट से जो पैसा खर्च हो रहा है इससे फ़ायदा क्या होने वाला है। इसके लिए जो पैरामीटर्स सेलेक्ट एल्गोरिथम बनाने हैं उन पे काम होना बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली ग्रीन डिपॉजिट्स ये होते हैं और ये इसके चैलेंजेस हैं कि ये कैसे तय होगा कि जो पैसा है वो सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और ये जो कंडीशन है इसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे कैसा आ रहा है वो क्या होगा। निगेटिव पॉइंट ये है कि ये कहा जा रहा है कि बस ग्रीन डिपॉजिट करने वाले को एक इथिकल सेटिस्फेक्शन होगा कि मैं एनवायरनमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ,
मेरा पैसा एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल हो रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये बेसिकली आर्टिकल है जो हिंदू से लिया है मैंने, आपकी समझ में आ गया होगा। अब अगला आर्टिकल देखते हैं, ये मिंट अखबार से लिया गया है। यहाँ पर लॉजिक ये दिया जा रहा है, जैसे बात चली कि रशिया यूक्रेन वॉर हो गई है, और जब रशिया यूक्रेन वॉर हो गई है तो हमने देखा कि गेहूं की कमी पूरे विश्व में हो गई, और कुछ मिडिल ईस्ट के देशों को तो हमसे गेहूं खरीदना पड़ा, भारत से गेहूं खरीदना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें वहीं से आती हैं, सिलिकॉन वहाँ से आता है, पेट्रोलियम वहाँ से आता है, तो दुनिया को प्रॉब्लम हो गई सामान मिलने की। तो बात ये उठी कि क्यों ना आत्मनिर्भरता कर दी जाए, सेल्फ सफिशिएंसी कर दी जाए। तो बात ये उठने लगी रशिया यूक्रेन वॉर के आसपास कि क्या वर्ल्ड डीग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा है, क्या व्यापार एक दूसरे से कम हो जाएगा। इस इशू को लेके आर्टिकल है, और ये कहता है ग्लोबलाइजेशन विल वर्क बेटर फॉर प्लेनेट अर्थ देन इट्स ऑल्टरनेटिव। कहने का मतलब है ग्लोबलाइजेशन से ये भी होता है कि जितना ज़्यादा सामान का आदान प्रदान होगा, व्यापार होगा, जहाज चलेंगे, हवाई जहाज चलेंगे, उतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होंगी और क्लाइमेट को नुकसान होगा। तो ये कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन से नुकसान नहीं होगी, बल्कि इसका उल्टा इम्पॉर्टेंट है कि ग्लोबलाइजेशन जितना ज़्यादा व्यापार देश आपस में करेंगे उससे फ़ायदा ही होना है, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होना है। अब कैसे होगा ये देख लीजिए। ये आर्टिकल बड़ा यूज़फुल है, आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। नो कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट एंड रिसोर्सेज वी नीड टू इंस्टॉल क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज इतनी हाई टेक्नोलॉजी है, कोई देश इसमें खुद सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। अब देखिए, द डिबेट अबाउट हाउ टू अचीव क्लाइमेट गोल्स, मोस्ट नोटेबली द ट्रांजिशन टू नेट जीरो एमिशंस of greenhouse gases has fueled speculation that the world will de-globalize। अपने अपने देश में काम करें, हम ज़्यादा व्यापार एक दूसरे से ना करें ताकि GHGs उत्पन्न ना हो। Some argue that since trade flows generate GHGs from production, transport, sustainable economy by definition must be less global। क्योंकि हम अगर सामान दूसरे देशों को भेज रहे हैं तो बनाएंगे, उसमें फॉसिल फ्यूल एनर्जी खर्च होगी, ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होगी, इसका मतलब हम सस्टेनेबल सिस्टम को नहीं बना पा रहे हैं। तो इसलिए ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये रुकना चाहिए। बट एक रिसर्च हुई है बाय मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट, वो सजेस्ट करते हैं कि इसका उल्टा है, मतलब व्यापार आपस में करने से ये क्लाइमेट को फ़ायदा नहीं, नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा। कैसे? द मटेरियल्स, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और पैसा नीडेड टू रीच नेट जीरो एमिशंस आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, एज अ रिजल्ट मस्ट बी शेयर्ड अराउंड द वर्ल्ड। अब किसी के पास लिथियम है, किसी के पास नहीं है। सोलर पैनल्स चाइना में अच्छे बनते हैं, औरों के पास नहीं है। तो दुनिया में सभी के जियोलॉजिकल रिसोर्सेज, संसाधन जो हैं वो बराबर नहीं हैं, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। अब जिनके पास कम है वो क्या करेंगे? अगर वो व्यापार करना बंद कर देंगे तो उनके यहाँ क्लाइमेट फ्रेंडली एनर्जी कैसे डेवलप होगी, वो नेट जीरो पे कैसे जा पाएंगे? तो क्योंकि सब इक्वली प्लेस्ड नहीं है, जहाँ तक उनके पास नए मटेरियल्स की बात हो रही है, इनोवेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है, ये सबके पास बराबर नहीं है, सबके पास बराबर नहीं है। और ऐसे में अगर क्रॉस बॉर्डर फ्लोज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फाइनेंसिंग इंटेंजिबल्स लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग विल बी मोर चैलेंजिंग। ऐसे में अगर व्यापार भी रोक देंगे तो फिर नेट जीरो लाना तो और मुश्किल हो जाएगा, इफ नॉट इम्पॉसिबल। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रीच्ड ए सिमिलर कंक्लूजन इन इट्स मोस्ट रिसेंट एनुअल रिपोर्ट। WTO ने भी यही बोला है, विच आउटलाइंस हाउ ट्रेड कैन प्ले एन एसेंशियल रोल इन हेल्पिंग कंट्रीज रिड्यूस एमिशंस एंड बिल्ड क्लाइमेट रेजिलियंस। WTO का भी ये कहना है कि जो व्यापार है आपस में, इससे कैसे एमिशंस को रिड्यूस करने पे काम हो सकता है, जबकि इसका उल्टा सही नहीं है। कहने का मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन से व्यापार कम से कम कर दें आपस में ताकि सामान का मूवमेंट कम हो, ये बल्कि बढ़ाएगा, एमिशंस को कम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, नो इकॉनमी इज सेल्फ सफिशिएंट। एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, आवर रिसर्च फाइंड्स दैट एवरी मेजर वर्ल्ड रीजन इम्पोर्ट्स more than 25% in value added terms of at least one important type of resource or manufactured good। दुनिया का हर रीजन अपने जो भी इम्पॉर्टेंट वस्तु इंपोर्ट करता है उसमें से एक तो ऐसी है जो 25% से ज़्यादा इंपोर्ट करता है। देश के लेवल पे आ जाएं, फॉर इनपुट्स नीडेड टू अचीव नेट जीरो ट्रांजिशन दैट नंबर कैन बी मच हायर। मान लीजिए हमको लिथियम चाहिए है, लिथियम आयन बैटरी बनानी है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, तो हमको तो लिथियम इंपोर्ट करना पड़ेगा। बहुत से देशों के पास लिथियम नहीं है। तो ऐसे में कह देना
कि और अगर देशों में चले जाएं तो आपको ये फिगर और ज़्यादा मिलेगी। हमको क्लीनर टेक्नोलॉजीज़ के लिए भी बहुत कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है। मोर ओवर प्रोडक्ट्स दैट ओरिजिनेट only in few places are in every region and sector. For example, today more than 75% of global supply of lithium, a key component of electric vehicle batteries, is sourced from Australia and Chile. ऑस्ट्रेलिया, चिली, बोलीविया एंड अर्जेंटीना ACB, ये लिथियम ट्रायंगल कहलाता है वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा रिजर्व चिली के पास हैं, अर्जेंटीना के पास हैं, बोलीविया के पास हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास भी रिजर्व बहुत सारे हैं। तो अब ये लिथियम दुनिया में सब जगह नहीं पाया जा रहा है। हमारे यहाँ भी राजस्थान में, जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में कोई रिजर्व मिले तो हैं, लेकिन अभी ये रियासी जम्मू कश्मीर में मिले अभी बहुत लंबा समय है। अभी तो बस प्रिलिमिनरी स्टेज की खोज पता लगी है, इसको इस्तेमाल करते करते सालों लग जाएंगे। तो कुछ ही देशों पे हम आधारित हैं EV बैटरी बनाने के लिए। तो ये संभव नहीं है कि लिथियम की हमें ई व्हीकल पे भी जाना है और लिथियम इंपोर्ट नहीं करेंगे हम, तो संभव नहीं है ये। Decarbonizing the sectors that produce the majority of GHGs, including power, transmission, heavy industry, will require investing in low emission technologies and support infrastructure. अगर हमको वो सारी इंडस्ट्री जो चाहे सीमेंट की हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, जिसमें जो फॉसिल फ्यूल ओरिएंटेड इलेक्ट्रिसिटी या वो लगाई जाती है, उसको डीकार्बोनाइज करना है, तो उसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए है। बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग दीज एसेट्स विल बी इन टर्न डिपेंड अपॉन 3 वाइटल इनपुट्स, और ऐसा करने के लिए हमको नए मिनरल रिसोर्सेज चाहिए हैं, नए फ्यूल्स चाहिए हैं, कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग एट स्केल चाहिए है, हमको नए नए रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए हैं जो सभी देशों के पास नहीं है, बहुत कम है, चाइना के पास सबसे ज़्यादा है, हमारे पास ना के बराबर है और देशों के पास भी कम है। नए फ्यूल्स, हाइड्रोजन फ्यूल्स चाहिए हैं कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो ये सब हमको बाहर से ही लाने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी बाहर से लानी पड़ेगी। तो इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड सप्लाई चेन्स इज क्रूशियल टू प्रोड्यूसिंग ऑल ऑफ देम, और ऐसा करने के लिए सप्लाई चेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओबियसली डीग्लोबलाइजेशन इज नॉट फिजिबल सॉल्यूशन, हमको तो एक सप्लाई चेन के सिस्टम में बंध के रहना ही पड़ेगा। Consider materials, for example, copper, lithium and rare earth metals. Given their importance for the production of electric vehicles, renewable power and broader electrification, all are critical to hitting net zero. अब net zero पे जाना है तो इन materials के बिना आप नहीं कर सकते, आपको चाहिए ही चाहिए हैं। Yet to reach that goal, supplies will need to be scaled up rapidly by as much 8 times in some cases. 8 गुना सप्लाई चाहिए है हमको अगर net zero पे जाना है। Though the use of recycled materials or innovation to reduce or entirely replace the need for certain minerals could change exactly how much new supply is needed. Recycle कर लें, reuse technology develop कर लें, that is different thing. But still we are dependent. The whole world is dependent upon somebody else for supply. In case of entirely new supply, sourcing many of these minerals will require global flows, obviously, because extraction and refining are geographically dispersed. हो सकता है लिथियम अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया में हो रहा हो, लेकिन लिथियम की प्रोसेसिंग सबसे ज़्यादा चाइना में होती है, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है। अबाउट 70% ऑफ वर्ल्ड्स कोबाल्ट इज माइंड इन कॉन्गो, दुनिया का 70% कोबाल्ट कॉन्गो में माइन किया जाता है, और दुनिया का 1/3 निकिल इंडोनेशिया में निकाला जाता है, जिसके पास हाईएस्ट वर्ल्ड प्रोविन रिजर्व्स हैं निकिल के। चाइना प्रोसेसेस मैनी ऑफ मोस्ट क्रिटिकल मिनरल्स इंक्लूडिंग लिथियम, कोबाल्ट एंड ग्रेफाइट। अब जितने भी ये मिनरल्स हैं जो माइनिंग कहीं हो रही है, लेकिन इनकी प्रोसेसिंग तो चाइना में होती है, भेजना चाइना भी पड़ेगा, वो कैपेसिटी चाइना के पास है, तो मूवमेंट होगा ही होगा। बट ऑल्सो रिलाइज ऑन अदर कंट्रीज फॉर की स्टेप्स ऑफ टेक्नोलॉजी। जापान, साउथ कोरिया फॉर एग्जाम्पल स्पेशलाइज इन कोटिंग स्फेरिकल प्योरीफाइड ग्रेफाइट। कहने का मतलब है मिनरल का निकलना, उसके ऊपर टेक्नोलॉजिकल काम होना, ये बहुत लंबी चौड़ी एक नेटवर्क होता है। सभी देश, सभी रीजन सेल्फ सफिशिएंट सभी चीज़ों में हो जाए, ऐसा ना पहले कभी हुआ है ना हो सकता है। As for the new fuels needed for the net zero transition, hydrogen and its derivatives offer many possible uses. For example, hydrogen अपने आप में एक important resource है। The International Energy Agency estimates that 12 million tons of low emission hydrogen could be exported annually by 2030 if project currently under development are completed as planned. अगर हाइड्रोजन की इतनी नीड है, लगभग 12 मिलियन टन लो एमिशन हाइड्रोजन हमको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा 2030 तक। अगेन मूवमेंट इज देयर। फाइनली डिप्लॉइंग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सच एज सोलर पैनल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स
also relies on global supply chains. Broader participation of countries in trade flows can incentivize innovation, enhance efficiency and और अब जितनी चीज़ें हैं, चाइना से सोलर पैनल्स मंगाने पड़ते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट और देशों से आते हैं। जब ऐसा होगा, ऐसे में फिर जितने ज़्यादा देश इसमें जुड़ेंगे तो उनमें फिर उनको इम्प्रूव करने के लिए इनोवेशन भी होगा, एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी, और इस तरीके से जब इनोवेशन एफिशिएंसी होती है तो कॉस्ट अपने आप कम आ जाती है। द इम्परेटिव फॉर ग्लोबलाइजेशन एक्सटेंड बियॉन्ड जस्ट गुड्स। अब ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ सामान की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें जो पेटेंट होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल राइट्स है, नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल भी तो होता है। इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर विल रिक्वायर मैसिव इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस चाहिए है। डेवलपिंग कंट्रीज विल लाइकली टू नीड स्पेंड मोर ऑन नेट जीरो ट्रांजिशन एज ए शेयर ऑफ जीडीपी देन डेवलप्ड कंट्रीज। इंडिया जैसे देशों को अपने जीडीपी में शेयर बढ़ाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट ऑन नेट जीरो एमिशन की तरफ जाने के लिए खर्चे ज़्यादा करने पड़ेंगे। विद कंस्ट्रेंट फिजिकल स्पेस टू इन्वेस्ट इन क्लाइमेट सॉल्यूशंस, मैनी ऑफ दिस इकोनॉमीज विल नीड बेटर एक्सेस टू क्रॉस बॉर्डर। अब जैसे कि बात चल रही थी कि क्लाइमेट फंड चाहिए है, वो देश जहाँ पर पैसा नहीं है बट उन्हें नेट जीरो की तरफ जाना है, तो जो डेवलप्ड नेशंस है उनको उसके पैसे का फ्लो भी तो होगा, तो ग्लोबलाइजेशन फिर भी होगा, तो जुड़े रहेंगे। इनोवेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग डिप्लॉइंग नोवेल क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज, मतलब अब टेक्नोलॉजी के लिए भी डिपेंडेंट होना पड़ेगा। डिपेंड्स ऑन क्रॉस बॉर्डर फ्लोज एल्बियट ऑफ इंटेंजिबल सच एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेटा एंड स्किल्ड वर्कर्स, बोथ कैन फॉस्टर इन्वेंशन, drive down cost and increase access. These flows linked to knowledge and know-how have replaced trade and manufactured goods as the driving force of global integration. So apart from the movement of goods, movement of technology, movement of skilled personnel, movement of all these things are also required. Movement of finance also required for globalization. तो ये कह देना कि deglobalization हो जाएगा, संभव नहीं है। सभी के हालात एक से नहीं होते, सभी के संसाधन एक से नहीं हैं। कई तरीके से दुनिया एक समझ लीजिए सप्लाई चेन के लिंक में जुड़ी हुई है, और जो वैल्यू चेन है वो और बढ़ेगी, टूट नहीं सकती। ऑल दीज टाइप्स ऑफ फ्लोज आर इंटरकनेक्टेड। इफ इकोनॉमीज इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज टू लोकलाइज और डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन्स either to reduce trade related emissions or build resilience, there will be greater need for capital and intangibles. हमें ज़्यादा पैसे की नीड होगी और टेक्नोलॉजी की नीड होगी। Building a domestic plant to manufacture EVs, for example, could cost billions of dollars. खुद अपने दम पे बनाएंगे तो बहुत पैसा चाहिए है। Even in a highly connected world, delivering reliable, secure and affordable net zero transition will require scaling up cross-border flows significantly. हमको अगर सिक्योर और अफोर्डेबल नेट जीरो एमिशन सिस्टम चाहिए हैं तो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट और रिलेशंस और कनेक्टिविटी हैज़ टू बी देयर। न्यू सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी डेवलप्ड, न्यू सप्लायर रिलेशनशिप मस्ट बी बिल्ड, न्यू फॉर्म्स ऑफ ग्लोबल इंटीग्रेशन परसूट। राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस अक्रॉस द वर्ल्ड विल मेक दिस प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू हैंडल। तो बट द अल्टरनेटिव गिविंग अप ऑन ग्लोबलाइजेशन विल ओनली मेक इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज मोर पनिशिंग। कहने का मतलब ये है कि इन समय के हालात देखते हुए अगर ये लॉजिक दिया जाए कि डीग्लोबलाइज कर लेते हैं जिससे क्लाइमेट को भी फ़ायदा होगा, सभी देश सेल्फ सफिशिएंट होने लगेंगे, संभव नहीं है। ऐसे में जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जिनके पास मटेरियल नहीं है, वो उस पर काम करेंगे नहीं, और देशों में जहाँ काम हो रहा है वो उसको और काउंटर कर देंगे, तो दुनिया को फ़ायदा नहीं होगा, वर्ल्ड नेट जीरो पे नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए वो देश जो केपेबल हैं पैसे से, टेक्नोलॉजी से, मटेरियल से, वो उन देशों के साथ ज़रूर व्यापार करें, मिलते कनेक्टेड रहें, ताकि वो देश भी नेट जीरो की तरफ बढ़ पाएँ। इस आर्टिकल का उद्देश्य यही है कि डीग्लोबलाइजेशन विल नॉट रिड्यूस एमिशन ऑफ GHGs, रादर इट विल इंक्रीज GHGs फाइनली। सो दिस इज़ फ्रॉम मिंट। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो आपके एक अंडरस्टैंडिंग है और मेंस के एग्जाम में काम आ सकता है। दिस इज़ दिस थिंग। तो ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने आपको बताए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इनको देखते रहिए, इनसे नोट्स बनाते रहिए। न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सून वी विल बी ब्रिंगिंग मोर आर्टिकल्स फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।